आज हम इस वीडियो में अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में बात करेंगे। तो पहला इसमें है, हेडिंग डाल लें, वैद्युत अपघट्ट एवं वैद्युत अपघटन की परिभाषा को जानेंगे। ये क्या होता है? पहले हम वैद्युत अपघटन की परिभाषा जान लेते हैं, अब वैद्युत अपघट्ट की। ठीक है। वैद्युत अपघट्ट वे पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन में हम विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकते हैं, उन्हें हम वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, उसे हम वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। लिख लीजिए, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। वैद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोलाइट्स इसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है। दूसरा है, हम जानेंगे वैद्युत अपघटन की परिभाषा। किसी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में, अब यहाँ पर कुछ बदल जाता है। यहाँ पर वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। इसमें क्या है? इसमें किसी वैद्युत अपघट्ट यानी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करने पर ये अपघटित हो जाते हैं। ठीक है। अपने आयन में अलग हो जाते हैं, दो भागों में बढ़ जाते हैं। जैसे नमक को पानी में घोलते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम घोलते हैं तो H+Cl- में बढ़ जाता है, दो आयन में बढ़ जाता है। उसी प्रकार के वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाता है। उसका अपघटन हो जाता है। उसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं इंग्लिश में, यानी वैद्युत अपघटन कहते हैं। उसे वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, 2HCl रिवर्सिबल अपक्रिया होती है, उत्क्रमणीय अपक्रिया, यानी दो भागों में चलती रहती है। ठीक है। तो H2+Cl2 यहीं NaCl2 तो ये Na2+Cl2 में बढ़ जाता है, दो भागों में। अब एक थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो थ्योरी कौन सी है? वैद्युत वियोजन का सिद्धांत। वैद्युत वियोजन का सिद्धांत आर्यनस ने दिया 1887 ईस्वी में। किसने दिया? आर्यनियस ने। कितने ईस्वी में? 1887 ईस्वी में। इन्होंने अध्ययन किया वैद्युत अपघट्ट एवं वैद्युत अपघटन की।
के गुणों को स्पष्ट करने हेतु एक सिद्धांत दिया है उन्होंने व्याख्या करने के लिए, जिसे हम वैद्युत वियोजन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक। ठीक है, आर्हेनियस ने 1887 ईस्वी में वैद्युत अपघटन की क्रिया और वैद्युत अपघट्य को स्पष्ट करने हेतु वैद्युत अपघट्य को स्पष्ट करने हेतु वैद्युत अपघट्य को स्पष्ट करने हेतु एक सिद्धांत दिया। एक सिद्धांत प्रतिपादित किया या दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत वियोजन का सिद्धांत कहते हैं। वैद्युत वियोजन का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिफ्यूजन। थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, ऐसे और भी एक थ्योरी के नाम से कहते हैं इसी को, आयनिक थ्योरी भी कहते हैं, आयनिक सिद्धांत। आयनिक सिद्धांत भी कहते हैं। आयनिक सिद्धांत कहते हैं। आयनिक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब इसकी क्वालिटी को जानेंगे। पहली बात है, किसी वैद्युत अपघट्य को जब जल में घोलते हैं तो दो भागों में बढ़ जाता है। जब जल में घोलते हैं तो वह दो बराबर भागों में टूट जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, आयनन कहते हैं या वैद्युत वियोजन कहते हैं। इस क्रिया को वैद्युत वियोजन या आयनन कहते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड को इसे गरमाया या जल में घोला तो Na+Cl- में विभाजित हो जाता है। इसे हम कैटायन यानी धनात्मक आयन कहते हैं। इसे हम एनायन ऋणात्मक आयन कहते हैं। ठीक है, ऋणात्मक आयन कहते हैं। इसमें धन आवेश की संख्या जो होती है, धन आवेश के आवेशों की संख्या और ऋण आवेश की संख्या बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। इसमें जो होती है रिवर्सिबल अपक्रिया चलती है। रिवर्सिबल उत्क्रमणीय अपक्रिया।
क्रमड़ी अपक्रिया होती है। जैसे ये भी हमारा कोई प्रोडक्ट है तो इसे A+B- में बढ़ जाता है। ठीक है। अनइक्विलिब्रियम साम्यावस्था पर A के इक्वल टू हो जाता है A+B- अपने आयन में डिवाइड कर देते हैं AB से। ठीक है। ये क्या है AB? ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन सांद्रताएं हैं। ठीक है। कंसंट्रेशन है। मान लीजिए ये भी एक प्रोडक्ट है, इसे गरमाया यानी पानी में A+B- में। ये प्रारंभ में अणुओं की संख्या कितनी थी? प्रारंभ में 100 थी, यहाँ पर 0, लेकिन साम्यावस्था के बाद जो हुआ परिवर्तन, साम्यावस्था के बाद, ठीक है, यहाँ पर 90, यहाँ पर 10 अणु आ गए। ठीक है। आयनन की मात्रा यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। सौ बाई 10 से ये 0.1 आ जाएगा मोल प्रति लीटर यानी। ठीक है। एक मिनट। नेक्स्ट आयन की प्रतिशतता निकालेंगे तो प्रतिशत ऑफ आयनन की प्रतिशतता, तो आयन की मात्रा यहाँ पर लिख देंगे इंटू 100%। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्वालिटी, वैद्युत अपघट्ट के रासायनिक एवं भौतिक गुण किस पर निर्भर होते हैं? उनकी मात्रता और उनके स्वभाव पर व्यक्त करती है। उनके आयनों के भौतिक गुण जो होता है, उनके आयनों के स्वभाव एवं प्रकृति को एवं मात्रा पर निर्भर होती है, मात्रा पर निर्भर होती है। ठीक है। किसी वैद्युत अपघट्ट में वैद्युत चालकता जो होती है, वैद्युत चालकता इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर होती है। उपस्थित आयनों की संख्या, आयनों की संख्या उनके आवेश पर निर्भर करती है, उनके आवेश पर निर्भर करती है। ठीक है। यदि आवेशों की संख्या अधिक है तो चालकता भी अधिक होगी। एक टॉपिक और है, उसे भी नोट कर लें तभी आगे बढ़ेंगे। आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित कौन से करते हैं, कौन से तथ्य हैं जो उन्हें फॉलो
नहीं करते हैं, प्रभावित करते रहते हैं। तो पहला होता है निम्न प्रकृतियां हैं, तो वैसे जानते ही हैं, लेकिन वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति। ठीक है, इसे डाल दें हेडिंग, वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति, इसकी हेडिंग डाल दें। ये पदार्थ जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से विभाजित होते हैं, उन्हें प्रबल वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। उन्हें प्रबल वैद्युत अपघट्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एक हो गया H2SO4 तेजाब या सल्फ्यूरिक अम्ल इसे भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जान लीजिए, प्रबल अपघट्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये। ठीक है, जिन पदार्थों के जलीय विलयन में आयरन की मात्रा बहुत कम होती है, जिन पदार्थों के जलीय विलयन में आयरन की मात्रा कम होती है उसे हम दुर्बल अपघट्ट कहते हैं। वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। जैसे देख लीजिए, CH3COOH, इसे सिरका एसिटिक एसिड भी कहते हैं। SCN, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एसेट्रा। ठीक है, विलायक की प्रकृति ये भी डाल दीजिए हेडिंग, विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति भी आयरन की मात्रा को प्रभावित करती है। विलायक की प्रकृति जो होती है वह आयरन की मात्रा को प्रभावित करती है। ठीक है, आयरन की मात्रा को प्रभावित करती है। ठीक है, प्रभावित करती है। विलयन का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का सांद्रण, वैद्युत अपघट्ट का आयनन वैद्युत अपघट्ट का आयनन विलयन के सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
बिलियन के स्टैंडर्ड के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः तनु बिलियन में आयनन की मात्रा अधिक होती है। जो तनु होते हैं उनमें आयनन की मात्रा अधिक होती है। गाढ़े बिलियन में क्या होता है? आयनन की मात्रा अधिक होता है। आयनन की मात्रा अधिक होता है। ठीक है। टेम्परेचर है, ताप वृद्धि भी आयनन को बढ़ा देती है। और बिलियन में समान की उपस्थिति, बिलियन में समान उपस्थिति होती है तो आयनन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, ये दोनों डाल लीजिए। बस इसी पर हम ख़त्म करते हैं। ताप बिलियन में समान की उपस्थिति। ताप वृद्धि जो होती है आयनन की मात्रा को बढ़ाती है। आयनन की मात्रा को बढ़ाती है। ठीक है। यदि बिलियन में समान उपस्थित हों, यदि बिलियन में समान उपस्थित हों, समान उपस्थित हों तो आयरन की मात्रा कम हो जाती है। आयरन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, एक उदाहरण भी दे देते हैं। NH4Cl की उपस्थिति में जो होता है NH4 की आयरन मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, कि आयरन मात्रा की उपस्थिति में आप लिख दें, नोट करते रहिए। NH4 की आयरन मात्रा कम हो जाती है। यहाँ पर जो होता है सिलेबस एक भी नहीं छोड़ा जाएगा इस टॉपिक में। आज पर यहीं पे ख़त्म करते हैं, हम एक भी नहीं छोड़ेंगे। हाई स्कूल के एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज इसी पर समाप्त करते हैं।